से हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। आप ये बताइए कि बेंगलोर में ऐसा क्या है जो बिहार में नहीं है कि बिहार आईटी सिटी का हब नहीं बन सकता? यहाँ पे लोगों को बुनियादी सुविधाएँ नहीं है, जातीय जनगणना हो रही है। क्या मिल जाएगा जातीय जनगणना से? 500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 500 में तो एक एम्स बन जाएगा। आप 3-4 बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल बनाइए तो पटना में हॉस्पिटल्स पे प्रेशर कम हो जाएगा। हमारे पास हमारे कैपिटल में ढंग का एक एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट पे जाइए तो लगता है बस स्टैंड है ये। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी डाउट न्यूज। वैसे तो बिहार, सारण जिला पूरे देश को आज तक कुछ ना कुछ देता ही आया है, चाहे वो बौद्धिकता के स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पे हो, मेहनत के स्तर पे हो या अपना योगदान किसी अन्य हिस्से या अन्य भाग में देना हो। आज भी हमारे साथ जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ आईजी जयप्रकाश सिंह जी जो शिमला में कार्यरत हैं वो हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये सारण के ही लाल हैं। विभिन्न मुद्दों पे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी राय बिहार को लेकर क्या है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका फेरी डाउट। बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से बिहार के बाहर कार्य करते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अक्सर आप छुट्टियों में ही बिहार आ पाते होंगे, लेकिन इतने दिनों के आपके जो कार्यकाल रहे हैं उसमें आपने बिहार में क्या अंतर देखा अन्य राज्यों के? देखिए, ये बात सही कहा आपने कि मैं बहुत कम ही आ पाता हूँ छुट्टी पर नौकरी की वजह से। पिछली बार मैं 1 साल पहले आया था और उससे पहले 1.5 साल के बाद मैं आया था। तो साल 1.5 साल में ही एक बार आना हो पाता है और हमें इसका दुःख रहता है कि काश मैं ज़्यादा आता और ये हमारा अपना राज्य है, मातृभूमि है, तो यहाँ बहुत से ज़्यादा समय मैं रहूँ, ऐसा रहने का मन करता है, लेकिन कम आ पाते हैं। जहाँ तक दूसरे राज्यों से अंतर की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि 1960 के दशक से ही अगर देखिए, तो एक समय जो बिहार एक वन ऑफ द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट्स था, उससे ये नीचे की पायदान की तरफ बढ़ता गया और 60 की दशक का अंत आते-आते तमाम जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें बिहार पिछड़ने लगा और करीब-करीब भारत का एक अत्यंत पिछड़ा राज्य बन गया। नीति आयोग ने एक वर्ड कॉइन किया है, बीमारू स्टेट्स। नो, बीमारू शब्द का अर्थ BI बिहार से ही शुरू होता है, फिर पहले दूसरे राज्य थे उसमें। कई राज्य तो उसमें बीमारू स्टेटस से निकल गए, लेकिन बिहार ज्यों का त्यों बना हुआ है। और आज हम लोग आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं, लेकिन बिहार की जो स्थिति है, बिहार जो अंतिम पायदान पे था, अभी वो पायदान बरकरार है। बिहार में सड़क और बिजली आई है, ये एक बहुत ही खुशी की बात है। जब सड़क पे चलते हैं और घरों में बिजली है तो ये दिखता है, ये तो दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी भी बिहार सड़क और बिजली से ही जूझ रहा है। मैं जिस राज्य में सर्विस करता हूँ, वहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1990 में ही हर गांव में बिजली और हर गांव में सड़क पहुंच गई थी और दूर की पहाड़ी पर इकलौता भी अगर घर है तो वहाँ पर टेलीफोन की भी सुविधा है, वहाँ पर रोड भी है, वहाँ पर बिजली भी है। ये लेवल एक हिल स्टेट का है। तो कहाँ 1990 90s की बात कर रहे हैं और हम लोग अब 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो 30 साल पहले हिमाचल बिहार से बहुत आगे था। एक ऐसा राज्य जहां पर संसाधनों का अभाव है, जहां पे ज्यादा अन्न नहीं होता है ना, वहां पे केवल फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, कुछ फल वगैरह का उत्पादन होता है, अन्न भी नहीं पैदा होता। बट वो सब राज्य भी आज से ये मोटा मोटी 30-40 साल पहले हमसे आगे थे, आज भी हैं, आज भी आगे हैं। ये बिहार की स्थिति जो निचले पायदान पर पहले थी, अभी भी बरकरार है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मेरा अगला सवाल उसी से संबंधित है। जैसा कि आपने बताया कि आज से 30-40 साल पहले वहां की जो आधारभूत संरचनाएं थी वो बहुत विकसित थी, जबकि वो पहाड़ी इलाका है, वहां
हमारे यहाँ जो आपको सोर्स लगते हैं, मेहनत लगते हैं, उससे कहीं अधिक संघर्ष करना पड़ता है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। बिजली भी बहुत पहले वहाँ हर घर तक पहुंची। आज भी अगर बात करें तो वहाँ टूरिज्म को बहुत डेवलप किया जाता है, वहाँ लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो जो नीति आयोग की आप बात कर रहे थे, उसी के आंकड़ों पर अगर बात करें तो शिक्षा की बात करें, सबसे पीछे बिहार। स्वास्थ्य की बात करें, सबसे पीछे बिहार। रोजगार की बात करें, सबसे पीछे बिहार। जबकि यहाँ पे जो फर्टाइल लैंड है बहुत अधिक है, जो आपकी नदियां हैं बहुत अधिक हैं, जिन्हें हम इकोनॉमिकली भी डेवलप कर सकते हैं। तो फिर इन चीजों का मुख्य कारक आप किसे मानते हैं? देखिए, आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की और अन्य बिंदुओं पर बात की। मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें हम लोग के यहाँ पिछड़े हैं, इसके बावजूद कि बेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ के लोग मजदूर बन के पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में काम कर रहे हैं। हमारे लोग जाके काम कर रहे हैं। जब बात इंजीनियर्स की होती है तो हमारे यहाँ के लड़के आईआईटीएंस हैं। बात ब्यूरोक्रेट्स की होती है तो हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं। आज के हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए तो देश के करीब करीब हर जिले में डीएम या एसपी आपको बिहार का मिलेगा। ये तब है जब हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है इतनी जीर्ण शीर्ण हो गई है। अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए तब क्या स्थिति होगी। तो ये इन सारी चीजों का सिंपल एक कारण है, हमारे पास जब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मोस्ट फर्टाइल लैंड है, सारा कुछ है, केवल इन सब चीजों को करने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, जिसकी भी सरकार हो। मैं तो 60 के दशक से अभी तक की बात कर रहा हूं, अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें गई। अगर विकास प्राथमिकता हो तो विकास कैसे नहीं हो सकता है। यही बगल के राज्य में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इतने शहर बन गए हैं कि कोई आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी चाहे तो अपने आसपास के शहर में सेटल हो सकता है। बिहार में पटना के अलावा कोई शहर ही नहीं है, इसलिए हर आदमी सोचता है कि हम पटना जाएं। पटना में एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है, तो इसलिए पटना भी एक कंजेस्टेड सिटी बन के रह गया है। भागलपुर को डेवलप करिए, दरभंगा को डेवलप करिए, गया को डेवलप करिए, इधर छपरा को डेवलप करिए, तो इतने हमारे जो सैटेलाइट टाउन्स बन जाएंगे बड़े बड़े, जहां पे सारी सुविधाएं आप दीजिए। तो लोग क्यों, गोपालगंज का आदमी क्यों पटना जाके सेटल होना चाहेगा, दरभंगा का आदमी क्यों जाके सेटल होना चाहेगा। लेकिन यूपी का आदमी जो आगरा के तरफ का है वो आगरा में रहता है, बरेली का आदमी वो बरेली में रहता है, इलाहाबाद का आदमी प्रयागराज में रहता है, बनारस में रहता है, गोरखपुर में रहता है। ये सारे शहर ऐसे डेवलप हुए हैं जहां पर आपको शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और तमाम सुविधाएं, आवश्यक सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, सारे लोग पटना भागते हैं, इसलिए पटना इज चोकिंग। पटना में चले जाइए तो अभी तो कुछ फ्लाईओवर्स बन गए हैं, इसलिए गाड़ियों का मूवमेंट हो जा रहा है, लेकिन जब भी आप मेन रोड से उतर के और आप गलियों में चलिए तो देखिए। तो एक विकास की यहाँ पे जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए विकास करने की, वो नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार वादे तो करती है सरकारें, बट विकास करती नहीं। बिल्कुल सर, आपने बात की यहाँ से मजदूरों के पलायन की, तो अगर बात करें हम कोरोना के समय की, तो इसका विभत्स रूप हमें देखने को मिला जब दिल्ली से, पंजाब से, अन्य शहरों से मजदूर बहुत भारी संख्या में आ रहे थे, बिहार लौट के आए। और तब एक लड़की साइकिल से अपने पिता को लेकर आई थी, पूरे देश ने उस पर वाहवाही लूटी। हालांकि ये बहुत शर्मनाक घटना थी कि हमारी बच्ची को दिल्ली से बिहार साइकिल से आना पड़ा। हालांकि उस शर्मनाक घटना पे भी सरकारों ने वाहवाहियां लूटनी शुरू कर दी, उसकी तारीफें की, और उस तारीफों में, उस घटना में वो सारी बातें दब गई जो बुनियादी चीजें थी कि हमारे यहाँ की बच्ची को ऐसा करना क्यों पड़ा। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा सर कि जो पलायन हो रहा है, अगर आपको पढ़ना है, बाहर जाना है, नौकरी करनी है, बाहर जाना है, मजदूरी करनी है, बाहर जाना है, यानी आपको चपरासी भी बनना है तो आपको अन्य शहरों में ही जाना है। और अगर जैसा कि आपने बात किया कि हम यहाँ आसपास के भी जो लोकल टाउन्स है उसे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन क्या उन टाउन्स को डेवलप कर लेने पर से ये समस्या खत्म हो जाएगी कि हमारे यहाँ का पलायन रुक जाए, या कोई अन्य उपाय करना? देखिए पलायन तो अभी जैसे शिक्षा के नाम पे हो रहा है, रोजगार के नाम पे हो रहा है। पलायन रोकने का एकमात्र तरीका है कि आपको इंडस्ट्रीज लाना पड़ेगा।
नए इंडस्ट्रीज बनाना पड़ेगा। हमारे पास रिसोर्सेज हैं। आप देखो कि अनडिवाइडेड बिहार में सारा तो खनिज अनडिवाइडेड बिहार में ही था। तो एनटीपीसी के एक भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो बिहार में तो बताइए। झारखंड से कोयला जाकर और बाकी जगहों पे पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। कोल से पावर प्रोजेक्ट जो चलते हैं, मैं किसी राज्य विशेष का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बट चल रहा है। एक भी पावर प्रोजेक्ट क्यों नहीं है बिहार में? तो इस तरह से हमारे पास तब रिसोर्सेज थे, खनिज भी थे, उसी तरह से हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। आप ये बताइए कि बेंगलोर में ऐसा क्या है जो बिहार में नहीं है कि बिहार आईटी सिटी का हब नहीं बन सकता? आईटी सिटी का हब बनने के लिए खाली जगह चाहिए और बिजली चाहिए, बिल्कुल, इसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं। बिल्डिंग चाहिए और बिजली चाहिए, कंप्यूटर पे सारा काम होता है। आईटी सिटी हब क्यों नहीं बन सकता? मैं तो कह रहा हूं बेंगलोर की और हैदराबाद की छोड़ दीजिए, हमारे बगल का राज्य है, ग्रेटर नोएडा के आसपास, है ना, आईटी हब बनाने की बात चल रही वहां भी है। सैमसंग कंपनी आ रही है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। हम उन साउथ के जो प्रोग्रेसिव राज्य हैं उनकी बात भी छोड़ दें। तो एक समय था कि यूपी बिहार को एक दूसरे के बराबर ही माना जाता था। तो आज आज यूपी कहाँ निकल गया? लखनऊ में आप देखिए, लखनऊ की तुलना आप गुड़गांव से कर सकते हैं, किसी फॉरेन कंट्री से कर सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या है? हमें तो हमको तो कहना चाहिए कि किसी भी दूसरे राज्य में जो प्रोग्रेसिव काम हो रहा है उससे कंपटीशन करो ना, उससे कंपटीशन करिए। पॉजिटिव कंपटीशन होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा में आईटी सिटी बन सकता है, फाइनेंस सिटी बन सकता है, तो क्यों नहीं बन सकता हमारे यहाँ? हमारे पास हमारे कैपिटल में ढंग का एक एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट पे जाइए तो लगता है बस स्टैंड है ये। इसी बात पे जद्दोजहद चल रही है कि एयरपोर्ट बने कहां। तो मैं और किसी चीज को दोष नहीं दूंगा, विशुद्ध रूप से एक इच्छा शक्ति का अभाव है जिसकी वजह से चीजें इतनी खराब हैं। जिस दिन कोई ऐसा व्यक्ति शीर्ष पे होगा जो आमूलचूल परिवर्तन में विश्वास करता है, तो बिहार में बदलाव शुरू हो जाएगा। और ये केवल सरकार बदलने से नहीं होगा। सरकारें तो बदलती रही हैं, बीच में सरकार कितनी बार सरकार बदली और आई गई, इससे नहीं हुआ, परिवर्तन तो हुआ नहीं ना। मैं समझता हूं कि जयप्रकाश नारायण ने जिस संपूर्ण क्रांति की बात की थी, आगाज किया था, संपूर्ण क्रांति तो हुई, लेकिन उस संपूर्ण क्रांति के सारे उद्देश्य पूरे नहीं हुए। वो सिर्फ राजनीतिक लाभ और सरकारें बदली, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन जो उसका अंतिम उद्देश्य था वो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि बिहार को एक और उसी तरह के क्रांति की जरूरत है जो कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाए। प्रशासन तंत्र से भ्रष्टाचार हटे, उद्योग आए, निवेश आए, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, यही तो क्रांति सर है। बिहार को देखते हुए क्या ये आपको संभव लगता है कि भ्रष्टाचार प्रशासन से हटेगा, उद्योग आ पाएंगे? क्योंकि यहाँ जिन राजनीतिक दलों को ये जिम्मेवारी मिलती है कि आप इसे ठीक करें, कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी इन सब करप्शन में हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये संभावनाएं हैं कि सुधार हो? देखिए, हमेशा संभावना होती है, संभावना तो होती ही है। जरूरत है कि ऐसे लोग सामने आए जो दृढ़ संकल्प लें और उस संकल्प को अपने सिद्धि तक पहुंचाएं। जब तक अच्छे लोगों को राजनीति में आने से रोका जाएगा, तब तक ऐसे ही बिहार चलेगा। जिस दिन अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे, जिनके मन में बिहार के लिए पीड़ा है, जो इस राजनीति से कुछ पाना नहीं चाहते, राजनीति उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का। जो विकसित राज्य बनाने का सपना देख रहे हैं, जो बिहार के लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रवाद से ऊपर उठाना चाहते हैं, ऐसे लोग जब आएंगे राजनीति में, तब जाके बिहार का विकास होगा। यहाँ पे लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जातीय जनगणना हो रही है, क्या मिल जाएगा जातीय जनगणना से? 500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, 500 में तो एक एम्स बन जाएगा।
आप 3-4 बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल बनाइए तो पटना में हॉस्पिटल्स पे प्रेशर कम हो जाएगा। अगर अन्य जिलों में ये बनता है हम कह रहे हैं कि जैसे दरभंगा है, उधर भागलपुर है, एक उधर गया के तरफ है, एक इधर चंपारण या इधर गोपालगंज के तरफ बनाइए तो पटना पर कितना प्रेशर पड़ जाएगा। और खाली हॉस्पिटल पे प्रेशर नहीं पड़ता है, वहाँ के ट्रैफिक पर प्रेशर पड़ता है, वहाँ के होटल्स पे पड़ता है, वहाँ का डेमोग्राफिक पर प्रेशर पड़ता है। तो इन सब चीजों को सोचने के लिए, करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। आप कर रहे हैं जातीय जनगणना। ऑलरेडी हमारा समाज किंचित कारणों से बटा हुआ है, इसको जोड़ने की जरूरत है, इसको और तोड़ने की जरूरत नहीं है। सर, आपने सभी समस्याओं पे बात की। मैं एक समस्या की तरफ और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे राज्य में जब से डिजिटल क्रांति हुआ है, 4G वगैरह जब से आया है, लोग मोबाइल से जब से जुड़ना शुरू किए हैं, तब से एक नई समस्या आई है कि लोगों का या बच्चों का खास तौर पे युवाओं का स्पोर्ट्स की तरफ से, खेल की तरफ से रुझान कम हुआ है। वो नशा की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो इसे लेकर, चूंकि आपने भी अपने राज्य में जहां आप कार्यरत हैं वहां बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए होंगे इन चीजों को सुधार करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो बिहार के लिए कोई सुझाव है? देखिए, आप अगर स्पोर्ट्स का देखिए तो पिछले एक दशक में देखिए तो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य स्पोर्ट्स में काफी अच्छा करते रहे हैं। पंजाब अच्छा करते रहा है, इन दिनों हरियाणा अच्छा करते रहा है। लेकिन एक हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होना दूसरी बात है, बट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशंस में compete करना ये बिना राज्य सरकार के प्रोत्साहन और सपोर्ट के संभव नहीं है। बिकॉज एक खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल तक आने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है और उसके लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, न्यूट्रिशन की सपोर्ट चाहिए, तमाम चीजें जरूरी है। इस तरह की पॉलिसीज पंजाब और हरियाणा इस तरह के राज्यों में है। तो सर, हमारे यहाँ तो दुर्भाग्य रहा है कि पिछले ओलंपिक की अगर बात करें तो एक प्लेयर बिहार से नहीं था, जबकि पिछले ओलंपिक में इंडिया से सबसे अधिक प्लेयर गए थे। आप इंडियन आइडल्स के देख लीजिए, जितने उनके जो सीक्वेंसेज आते हैं उसको देखिए, जितने एपिसोड्स आते हैं। बंगाल के लड़के गायकी में आगे हैं, बंगाल की लड़कियां गायकी में आगे हैं, चारों तरफ के बच्चे तो दिखते हैं। हमें बिहार का बिरला ही कोई दिखता है। अभी संजोग से एक लड़का छपरा का आया था, शिवम, वो भी बाहर से, वो भी गुजरात, लेकिन वो भी छपरा मूल का है, लेकिन रहता है उसका परिवार गुजरात में ही। फिर भी चलिए, हम लोग जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इंडियन मान लेते हैं, उसको भी मान लेते हैं कि हमारे छपरा का है, लेकिन इसमें हमारे राज्य सरकार का तो कोई योगदान नहीं है। तो ये सब जो टूर्नामेंट्स हैं, इसमें राज्य के सहयोग के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। मैं तो अपील करूंगा कि बिहार के युवकों में बहुत बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति है। राज्य सरकार कोई इस तरह का पॉलिसी बनाए और चिन्हित करे, आइडेंटिफाई करे युवाओं को अलग अलग स्पोर्ट्स में जो अच्छा कर सकते हैं, और उनको सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देकर और उनको आगे बढ़ाए। क्योंकि हर क्षेत्र में आपको दूसरे राज्यों से compete करना है, तभी बिहार का विकास होगा। बिल्कुल सर, मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछूं उससे पहले एक छोटा प्रश्न। बिहार के ग्रामीण उद्योग में जो डेवलपमेंट चाहिए, जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा चाहिए, उसको लेकर आपके क्या कहना? देखिए, हम तो ये देख रहे हैं कि एक बिहार में एक हर चीज का एक बहाना सा बनाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है कि हमें ये सहयोग नहीं मिला केंद्र से, वो सहयोग नहीं मिला, बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। आज से 20 साल पहले मैं कह रहा हूं कि सारण में 8-10 चीनी मिल तो होंगे ही होंगे। तो केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिलने का चीनी मिल बंद होने से क्या संबंध है? जो चीज आप कर सकते हैं बिना केंद्रीय सहायता के, वो भी तो नहीं हो रहा है। हमारे यहां से चीनी मिल बंद हो गए। चीनी मिल से भी तो बहुत रोजगार था। छपरा में, मढ़ौरा में मॉर्टन चॉकलेट था, इतना विश्व प्रसिद्ध मॉर्टन चॉकलेट था। हम लोग गर्व करते थे कि मॉर्टन चॉकलेट हमारे छपरा में बनता है। बंद हो गया। मुझे नहीं मालूम किन कारणों से बंद हुआ, लेकिन बंद है, ये फैक्ट है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मढ़ौरा चीनी मिल को भी शुरू करने की कई बार कोशिशें की गई, कई बार अन्य राजनीतिक पार्टियों ने उस पर सवाल भी उठाए, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया। तो इसके लिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसका
विशेष राज्य का दर्जा देने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जब बचपन की अवस्था में थे तो देखते थे कि गंडक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, हर छोटे शहर में भी गंडक प्रोजेक्ट का ऑफिस खुला हुआ था, चारों तरफ नहरें खुदी, पानी तो कहीं दिखता नहीं है, गंडक कैनाल में कहीं पानी दिखता ही नहीं है, इरिगेशन का कोई लाभ नहीं मिला, कोई दिखता नहीं है। तो इतना फंड एलोकेशन हुआ है, ये फंड कहाँ गया, किसने क्या बनाया, ये तो सब बड़े इश्यूज हैं। और जब तक इन सब मौलिक चीजों को एड्रेस नहीं किया जाएगा, वहां तो परिकल्पना से और ये कह दें कि सब कुछ ठीक है बिहार में, ऐसा उचित नहीं है। और बिहार ऐसे ही पिछड़ा बना रहेगा जब तक जेन्युइनली प्रोग्रेसिव सोच के लोग सही जगह पे नहीं आएंगे, आगे बढ़ के नहीं आएंगे और जनता उनको नहीं बैठाएगी, तब तक ऐसे ही जाति और धर्म संप्रदाय की लड़ाई चलेगी और बिहार अविकसित बना रहेगा। सर अंतिम सवाल आपसे, क्या आईजी जयप्रकाश सिंह जी आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में दिखाई देंगे हम? देखिए, हर इंटरव्यू के बाद में लास्ट में लोग यही प्रश्न करते हैं और आपने भी, मैं समझ रहा था कि अंतिम प्रश्न आपका क्या होगा। मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सर्विस 4-4.25 साल है, लेकिन ये बात भी सही है कि मैं पिछले 35 साल से 1988 से मैं सर्विस में हूँ। 5 मार्च 1988 को मैं भारतीय सेना में कमीशन अफसर बना हूँ और तब से मैं भारतीय सेना से लेकर और भारतीय पुलिस सर्विस में अनेक प्रकार से सेवा कर ही रहा हूँ। तमाम मैं फोरम पे कहीं भोजपुरी को मैं सपोर्ट करता हूँ, तो कभी छठ पूजा को सपोर्ट करता हूँ। मैं लखनऊ था तो हम लोगों ने वहाँ पर छठ पूजा को बढ़ाने चढ़ाने में बढ़ चढ़ के योगदान किया। तो धर्म, संस्कृति है ना, अपनी भाषा, तमाम चीज़ों से मैं जुड़ा रहा हूँ और येन केन प्रकार हम सेवा से जुड़े रहे हैं। सो इवन आफ्टर रिटायरमेंट मैं सेवा से जुड़ा रहूँगा और सारण में आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सारण से मेरा जुड़ाव रहेगा। अब किस रूप में रहेगा ये रिटायरमेंट के बाद हम निर्धारित करेंगे। अभी तो सर्विस चल रही है, लेकिन यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है और ये बार बार मन में संकल्प आता है कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ मैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन भोले हैं। इनको लोग ठग रहे हैं और इनको ठगी से बचाना है और सारण में विकास की गंगा बहाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सुना आपने, हमारे साथ थे आईजी जयप्रकाश सिंह जी, अभी शिमला में कार्यरत हैं। सर ने बिहार की उन तमाम मुद्दों पे बातें हमसे की जो समस्याएं अभी बिहार में यथावत कई दशकों से बनी हुई हैं। सर ने उनके लिए कुछ सुझाव भी दिए। जब हमने सर से पूछा कि क्या आप सक्रिय राजनीति में दिखाई देंगे, तो सर ने अभी उन बातों को दरकिनार कर दिया। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सर आने वाले दिनों में सक्रिय राजनीति में हिस्सा लें, क्योंकि बिहार को जरूरत है ऐसे लोगों की जिनके पास इतनी समझ हो, इतना अनुभव हो कि वो बिहार को आगे ले जा सके और जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर ध्यान दें और उसे ठीक कर सके। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, सर की बातों से आप कितने सहमत या असहमत हैं, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेडिट आउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।